आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको 10 से 12 दिन में कोशिश करेंगे कि ये समाप्त कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास हमारे देश का है उसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मध्यकालीन इतिहास है बाबू, इसमें हमको बेसिकली दो चीजों के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले होता है हमारा उत्तर भारत, क्या होता है उत्तर भारत, और दूसरा है क्या दक्षिण भारत की हम बात करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि अभी मैं आपको केवल सिलेबस से परिचित करा रहा हूं कि ये जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें हमको पढ़ना क्या है, एक उत्तर भारत के बारे में पढ़ना होता है और एक दक्षिण भारत के बारे में पढ़ना होता है। अब अगर हम उत्तर भारत की जानकारी रखते हैं, ठीक है, उत्तर भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो उत्तर भारत में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें बाबू यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना होता है। मुस्लिम आक्रमण, इसके बाद जो हमको पढ़ना होता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमको पढ़ना होता है क्या, मुगल साम्राज्य। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि मध्यकालीन इतिहास में हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारत की जो कहानी होती है उसमें हम मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में पढ़ते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं बाबू, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो रहा आपके उत्तर भारत की कहानी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर दक्षिण भारत में हम बात करते हैं तो विजयनगर और बहमनी की बात करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में हम किसकी बात करते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। हाँ, वही विजयनगर जिसको हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने बनाया था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। और अब हम इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा लें तो आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ये मुस्लिम आक्रमणकारी भी भारत में दो देशों से आए हुए थे या दो जगहों से। जैसे ये कह सकते हैं हम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी अरब के मुस्लिम जो थे, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, और दूसरे क्या थे, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी। तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है ना, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो बाबू देखोगे कि सबसे पहले भारत में जो 711 ईस्वी में, ठीक है, एक बुदैला नामक व्यक्ति था और एक उदयबुल्ला नामक व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि भारत पे आक्रमण किया था। लेकिन ये आक्रमण क्या हो गया, ये आक्रमण हमारा असफल हो गया, असफल। इसके बाद जो है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है हमारा, वो था क्या कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने भारत पे क्या किया, एक सफल आक्रमण किया। ठीक है,
मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 ईस्वी में क्या किया था कि भारत पे एक सफल आक्रमण किया था, जिसमें इसको क्या मिली थी, जीत मिली थी। और यह सिंध के राजा दाहिर के ऊपर इसने आक्रमण किया था। इसने कहां आक्रमण किया था? उस टाइम सिंध में एक दाहिर नाम के राजा हुआ करते थे, उन्हीं को इसने 712 ईस्वी के आक्रमण में क्या किया था, हराया हुआ था। ठीक है, और इस पे आक्रमण करके इसको जीत लिया। यह आक्रमण हमारा रावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बाबू? रावर के युद्ध के नाम से भी इस आक्रमण को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि मुस्लिम आक्रमण में हमने अरब मुस्लिम और तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में शुरू किया है पढ़ना। अरब मुस्लिम आक्रमणकारी में 711 ईस्वी में पहला आक्रमण तो हुआ, लेकिन वो आक्रमण क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा जो सिंध के राजा दाहिर थे उनके ऊपर आक्रमण किया और वहां पे उसने जीत हासिल की, और जीत हासिल किया, उस युद्ध को हम रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और भारत में क्या किया, मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत किया। आई बात इतना समझ में? ठीक है, और इसकी जो जानकारी है, इस युद्ध की जो जानकारी है हमको किसमें मिलती है? एक चचनामा नामक बुक है। इस बुक में हमको क्या मिलती है, इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो किसी भी मुस्लिम, ये जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे या तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे, भारत पे आक्रमण करने का इनका उद्देश्य क्या था? भारत पर कोई बताए, आक्रमण का उद्देश्य इनका क्या था? या जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारत पर आक्रमण करने के लिए, उनका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? पहला पर्पज क्या था? भारी मात्रा में धन संपदा को लूटना। भारी मात्रा में क्या करना? धन संपदा को लूटना था। और दूसरा इनका एम था क्या? अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये जो बाबू इनका उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, उसमें आप ये कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या? सबसे पहला भारतीय संपत्ति को क्या करना? लूटना था। और दूसरा अपने धर्म का क्या करना था? प्रचार प्रसार करना था। उसी के उद्देश्य से ये जितने भी देश में मुस्लिम आक्रमण हुए, इनका ये मुख्य काम था। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? अरे ये क्या हो गया, ये दिखाई दे रहा है? चलें, तो इसके बाद हम बात करते हैं। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पे भी आक्रमण किया था। 713 ईस्वी में, ठीक है, एक मुल्तान नामक जगह थी, उस पे भी इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में इसने क्या? मुल्तान से भारी मात्रा में सोना लूटा। भारी मात्रा में क्या लूटा था बाबू? सोने की लूट की थी। और इसी वजह से मुल्तान को इतिहास में क्या कहा जाने लगा? इसी वजह से मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाने लगा। स्वर्ण नगरी के नाम से। ठीक है, मुल्तान को इतिहास में हम किसके नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा। ठीक है, हाँ, 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पे आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो मुस्लिम आक्रमण में ये जो अरब देश के मुस्लिम थे ना, जब ये भारत में आए तो इन्होंने धन संपदा तो लूटा ही, अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो किया ही, लेकिन साथ में भारतीय संस्कृति को भी इसने एडॉप्ट किया। भारतीय संस्कृति से भी इन सबों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, भारतीय संस्कृति से इन सबों ने क्या किया? बहुत कुछ सीखा। जैसे क्या थे कि ये खगोल शास्त्र, अंक गणित, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र आदि में बहुत कुछ इन्होंने क्या किया? नॉलेज प्राप्त किया। लिख दें, ये खगोल शास्त्र, अंक गणित,
ठीक है, चिकित्सा शास्त्र। हाँ, जैसे भारतीयों ने भी अरबों से कुछ सीखा था और अरबों ने भी क्या किया था, भारतीय संस्कृति से बहुत सारी चीजों को क्या किया था, सीखा था। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं, तो भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाने का काम किया था वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। ठीक है, ये जो जजिया कर लगाया था बाबू, ठीक है, भारत में सबसे पहले वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में क्या किया था, सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक है, और ये कर किस पे लगा था, ये कर इसने गैर मुसलमानों पे लगाया था, गैर मुसलमानों पे इसने इस कर को लगाया था। और इसका ये कहना था कि ये जो कर है गैर मुसलमानों को क्यों लगाया जा रहा है, उनके सुरक्षा के लिए। किसके लिए बाबू, उनके सुरक्षा के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा राजा था जिसने क्या किया था, भारत में जजिया कर की शुरुआत किया था। इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपने करों से जिन लोगों को मुक्त रखा था उनमें 5 तरह के लोग थे। हाँ, जिन लोगों को जजिया कर से बाहर रखा था उनमें किनको किनको था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जजिया कर कौन नहीं दे सकता है, तो बच्चा नहीं दे सकता है, कोई बूढ़ा नहीं दे सकता है, ब्राह्मण नहीं दे सकता है, विकलांग नहीं दे सकता है, और कोई औरत नहीं दे सकती है। कौन कौन नहीं दे सकता है बाबू, किसी बच्चे से जजिया कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, किसी ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाएगा, किसी विकलांग से जजिया कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, किसी औरत से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह की जो ये बातें थी उसने अपने जजिया कर में लागू किया था। तो इतना समझ में आया आपको, हाँ नोट कर लीजिए, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत थे। ठीक है, क्या छूट रहा है, हाँ बूढ़े व्यक्ति थे, ये लोग क्या करते थे, जजिया कर नहीं देते थे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, कि ये कौन नहीं दे सकता था, तो बच्चों पे नहीं लगा था, ब्राह्मण पे नहीं लगा था, विकलांग पे नहीं लगा था, औरत पे और बूढ़े पे। ठीक है, इतने लोगों पे क्या था, ये जजिया कर नहीं इनको देना था। लेकिन इसके बाद भी जो गैर मुसलमान थे उनको क्या था, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के लिए क्या करना था, जजिया कर देना था। आई बात समझ में। ठीक है, अब इतिहास में बहुत सारे ऐसा राजा हुए, जैसे फिरोज शाह तुगलक एक राजा थे, आगे आपको पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में कि फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था, ब्राह्मणों पर भी क्या किया था, जजिया कर लगवा दिया था। इसके बाद हम अगर इतिहास के राजाओं के बारे में बात करें तो ये अकबर जो थे 1564 में क्या कर दिया था, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, जजिया कर को समाप्त ही कर दिया था। और औरंगजेब एक ऐसा राजा था, औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो भारतीय लोगों से तो जजिया कर वसूला ही, साथ में अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। अंग्रेजों पर भी क्या लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था। तो ये आगे का टॉपिक है, इसको हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। हाँ, तो ये जजिया कर के बारे में जो भी जानकारी है वो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आपसे क्या करता है, पूछता रहता है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि अरबों ने क्या ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की प्रथा भारत में शुरू कर दी। अरबों के द्वारा क्या था, अरबों ने ऊंट पालने की प्रथा को शुरू किया। आप अक्सर देखेंगे कि दुबई की शेख जो है, दुबई वगैरह में ऊंट अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ठीक है, तो ये जो अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, उन्होंने ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती क्या कर दिया, दोनों का शुरुआत कर दिया भारत में। ठीक है,
हाँ, यहाँ लिख सकते हैं खजूर की खेती, ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती। खजूर की खेती की क्या कर दी, शुरुआत करवा दी। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, एक चचनामा के अनुसार क्या किया दिया, सुलेमान नामक एक व्यक्ति था जिसके कहने पे मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। चचनामा के अनुसार कासिम की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो अभी आप ये बताओ कि अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। जो आक्रमण क्या रहा हमारा, असफल रहा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण किया और इसका उल्लेख हमको चचनामा में मिलता है। इस युद्ध को हम रावण के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना ये समझ में आया। उसके बाद 713 ईस्वी में इसने किस पे, मुल्तान पे आक्रमण किया और मुल्तान से भारी सोना, ठीक है ना, खूब सारा सोना लूटा था। इसलिए इतिहास में मुल्तान को स्वर्ण नगरी के भी नाम से हम जानते हैं। इसके बाद क्या किया था कि जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी अपनाया था, यानी कि यहाँ के कल्चर से बहुत कुछ सीखा था। जैसे हमारे खगोल शास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की थी, हमारे अंक गणित चिकित्सा शास्त्र आदि के चीजों के बारे में क्या किया था, उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया था। उन्होंने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान भी वही कहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो थी उन्होंने हमारी संस्कृति से सीखा, हमने भी उनकी संस्कृति से बहुत सारी चीजें सीखी। इसके बाद हम बात करते हैं बाबू, आगे देखते हैं, कहां गया, जजिया कर के बारे में क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम पहला राजा था जिसने क्या किया था, भारत में गैर मुसलमानों के ऊपर सुरक्षात्मक दृष्टि को करके क्या किया था, जजिया कर लगाया था। लेकिन जजिया कर लगाने के साथ उसने 5 लोगों को रिबेट दिया था कि 5 लोग ऐसे हैं जिनसे क्या किया जाएगा, जजिया कर नहीं वसूला जाएगा। वो 5 लोग कौन थे? ये ब्राह्मण बच्चा था, जो छोटे बच्चे थे, ब्राह्मण थे, विकलांग औरत और बूढ़े थे। इनसे क्या किया था कि जजिया कर नहीं लेने की बात की थी। इसके बाद क्या था कि अरबों ने भारत में ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती भी करवाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके वहां से कोई दुबई सऊदी रहता है तो वहां से आते टाइम का खजूर लेके आता है। हाँ, तो वो खजूर के बहुत शौकीन थे। जजिया कर के बारे में और अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ऐसे राजा थे जिसने क्या किया था, ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगवा दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था तो आप वहां मोहम्मद बिन कासिम का नाम न देके किसका नाम देंगे, फिरोज शाह तुगलक का नाम देंगे। इसके बाद आगे का टॉपिक है, इसको आगे भी हम बताएंगे। 1564 ईस्वी में क्या था, अकबर ने पूरे जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद की हम बात करें, अगर औरंगजेब की बात करें तो ये भारतीय लोगों से तो जजिया कर वसूला ही, साथ ही साथ किससे, अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूलने का काम किया। हाँ, अंग्रेजों को भी इसने नहीं छोड़ा था, उनसे भी क्या किया था, जजिया कर वसूला था। और एट लास्ट क्या है कि चचनामा में, किसमें, चचनामा एक ग्रंथ है जिसमें कासिम की हत्या की बात को क्या किया गया है, स्वीकारा गया है। और किसके आदेश पे, सुलेमान के आदेश पे। किसके आदेश पे बाबू, ये सुलेमान के आदेश पे। तो इस तरह से हम अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और ये क्या होता है, टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अभी इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको आंसर चला जाएगा। तो इतना समझ में आया ना, ठीक है। चले, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में।